नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय पेटेंट कानून की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और न समझे जाने वाली धारा सेक्शन 59 को विस्तार से समझने जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह धारा केवल एक थ्योरेटिकल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि ये वह जगह है जहां अधिकांश पेटेंट एप्लीकेशंस अपनी क्रिटिकल स्टेज पर फंस जाती हैं, विशेषकर तब जब हम फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट यानी FER का उत्तर देते हैं। सेक्शन 59 का संबंध सीधे सीधे अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन और क्लेम्स से है। मतलब कि क्लेम्स में और अपने मूल पेटेंट स्पेसिफिकेशन में सुधार करना फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई देते हुए। और सरल भाषा में कहें तो यह धारा हमें बताती है कि आप अपनी फाइल्ड पेटेंट एप्लीकेशन में बाद में क्या बदल सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं बदल सकते। दोस्तों, हम धारा 59 के सब क्लॉज 1 को समझते हैं और मैं इसे बहुत ही ध्यान से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो सब क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि कोई भी अमेंडमेंट, चाहे वह एप्लीकेशन में हो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में हो या किसी भी संबंधित डॉक्यूमेंट में हो, वो केवल 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। या तो डिस्क्लेमर देकर, या करेक्शन करके, या एक्सप्लेनेशन देकर। तो यहाँ पर हमें रुककर ये समझना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीली चेंजेस कर सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप केवल क्लैरिफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोस्तों ध्यान दें कि सिर्फ क्लैरिफाई कर सकते हैं, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकते। और यही सेक्शन 59 की आत्मा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्द लिखे हुए हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट। दोस्तों, इनका बहुत गहरा अर्थ होता है। धारा आगे कहती है कि अमेंडमेंट केवल उस उद्देश्य से अलाउ होगा जहां आप एक्चुअल फैक्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। एक्चुअल फैक्ट का मतलब है जो आपने पहले ही अपने स्पेसिफिकेशन में कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया है, चाहे वह एक्सप्लिसिटली किया हो या इम्प्लिसिटली किया हो। लेकिन अगर कोई बात आपने पहले से डिस्क्लोज नहीं की और अब आप उसे FER रिप्लाई में या अमेंडमेंट के रूप में जोड़ना चाहते हो, तो वह एक्चुअल फैक्ट नहीं है, वह न्यू मैटर है। और सेक्शन 59 उसे स्पष्ट रूप से मना करता है। अब 59 का सबसे डेंजरस और सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेज आता है। इसका मतलब समझिए आप कि नो अमेंडमेंट शैल बी अलाउड which would claim or describe matter not in substance disclosed in the specification before amendment। इसका सीधा सा मतलब है, और इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज़्यादा कठोर है, कि यदि आपकी अमेंडेड क्लेम या डिस्क्रिप्शन में कोई भी ऐसा फीचर आ जाता है जो पहले आपके जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन आपने फाइल किया था उसमें सब्सटेंशियली डिस्क्लोज नहीं था, तो वह अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द है इन सब्सटेंस। इसका मतलब है कि केवल शब्द नहीं, बल्कि कंसेप्ट, एसेंस और टेक्निकल टीचिंग, ये सब पहले से मौजूद होना चाहिए। दूसरी रेस्ट्रिक्शन धारा 59 आगे कहती है कि स्कोप शुड नॉट एक्सपेंड। अमेंडेड क्लेम पूरी तरह से ओरिजिनल क्लेम के स्कोप के अंदर ही होना चाहिए। दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि आप क्लेम को नैरो कर सकते हैं, आप क्लेम को क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप क्लेम को ब्रॉडन नहीं कर सकते। यदि अमेंडेड क्लेम ओरिजिनल क्लेम से बाहर चला जाता है तो वह सीधे सीधे सेक्शन 59 का वायलेशन होगा। अब एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी बताना चाहता हूँ कि जब एप्लीकेंट अपना इन्वेंशन डेवलप करता है तो वो अक्सर ये सोचता है कि मैंने बेसिक आइडिया बता दिया, बाकी ड्राफ्टिंग पेटेंट अटॉर्नी साहब खुद संभाल लेंगे। लेकिन यही वह जगह है जहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। अब वो समझिए कि क्यों होती है। कि पेटेंट ड्राफ्टिंग कोई गैसवर्क नहीं होता। जब क्लाइंट पेटेंट अटॉर्नी को अपनी इन्वेंशन भेजता है या लिख कर देता है, तो वो पूरी तरह से डिस्क्लोजर ड्राइवन प्रोसेस है। यदि एप्लीकेंट ने कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल एस्पेक्ट्स या कुछ वेरिएंट्स, एम्बॉडीमेंट्स या अल्टरनेटिव्स अपने अटॉर्नी को बताए ही नहीं, तो वे ड्राफ्टिंग में आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गैसवर्क के अटॉर्नी को उसके वेरिएंट्स का क्या पता, आपके दिमाग में क्या एम्बॉडीमेंट्स हैं वो क्या पता। तो ये अल्टरनेटिव्स आपको उसी समय बता देने चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। और आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलती है और उसमें प्रायर आर्ट के आधार पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, D1, D2, D3, D4, वो सब हैंडल हो जाते हैं।
अब एप्लीकेंट या पेटेंट एजेंट उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ नए टेक्निकल पॉइंट्स डालेगा, उसमें डिस्टिंक्शंस डालेगा और कुछ नई लिमिटेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और यहीं पर सेक्शन 59 जिंदा हो जाता है। इसे एक वाक्य में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने पहले नहीं लिखा उसे आप बाद में जोड़ नहीं सकते, चाहे वो कितना भी लॉजिकली सही क्यों ना लगे। तो दोस्तों अब उस स्टेज पर आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है, यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई देते समय। अधिकांश एप्लीकेंट कई बार एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी अननोइंगली सेक्शन 59 का उल्लंघन कर बैठते हैं। तो एफईआर स्टेज में जब आपको एफईआर प्राप्त होती है तो उसमें जनरली एग्जामिनर ये कहता है कि आपका इन्वेंशन प्रायर आर्ट से नोवल नहीं है और उसमें इन्वेंटिव स्टेप की कमी है। चलिए ठीक है, और क्लेम आपने बहुत ब्रॉड बनाए हैं। अब नेचुरली एप्लीकेंट की टेंडेंसी होती है कि अपनी इन्वेंशन को बचाने के लिए कुछ नए टेक्निकल फीचर इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ नई लिमिटेशन जोड़ देगा, या कुछ ऐसा एक्सप्लेन करेगा जो पहले जो उसका मूल स्पेसिफिकेशन था, ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन जो फॉर्म 2 फाइल किया था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ ही नहीं था। और यहीं से सेक्शन 59 की प्रॉब्लम आती है। एक एग्जाम्पल मैकेनिकल इन्वेंशन का ले लेते हैं, और भी 2-3 एग्जाम्पल मैं लूँगा अलग अलग डोमेन से। मैकेनिकल का लेते हैं पहले। मान लीजिए कि आपने एक मैकेनिकल ग्रिपिंग डिवाइस का पेटेंट फाइल किया है। अब आपका जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन था फॉर्म 2 में, आपने केवल ये बताया कि डिवाइस में एक लीवर है और वह ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, और आपने क्या नहीं बताया उस समय कि ग्रिप जो है वो एडजस्टेबल है या उसमें स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है। तो एफईआर में एग्जामिनर कहेगा कि यह डिवाइस प्रायर आर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो आप रिप्लाई में लिखते हो कि अवर इन्वेंशन इंक्लूड्स ए स्प्रिंग लोडेड एडजस्टेबल ग्रिपिंग मैकेनिज्म। तो ध्यान दीजिए कि ये फीचर आपने पहले तो फॉर्म 2 में डिस्क्लोज किया ही नहीं था, उसे आप अब डिस्क्लोज कर रहे हो, अब इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आपने ड्राफ्टिंग के समय अटॉर्नी को भी नहीं बताया था, तो अटॉर्नी तो उतना दिखेगा ना जितना आपने डिस्क्लोजर में लिखा है। तो हुआ क्या कि ये जो मैटर आपने बताया ये न्यू टेक्निकल मैटर हो गया, और ये सीधे सीधे सेक्शन 59 का सीधा वायलेशन है। दोस्तों अब एक सॉफ्टवेयर एआई इन्वेंशन भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम फाइल किया है। एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है। तो ओरिजिनल फॉर्म 2 में आपने कहा कि सिस्टम यूजर डेटा एनालाइज कर रहा है और रिकमेंडेशन दे रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सिस्टम लेटेंट फीचर स्पेस में काम करता है या क्लस्टरिंग फिजिकल जोन्स से इंडिपेंडेंट है। अब एफईआर में प्रायर आर्ट आ जाती है और आप रिप्लाई में लिखते हो कि ये जो साहब आपने जो D1 की ऑब्जेक्शन लगाई है, आवर सिस्टम परफॉर्म्स क्लस्टरिंग इन लेटेंट फीचर स्पेस इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल जोनिंग। उससे फर्क दिखाने के लिए कि D1 में जो लिखा है हमारी इन्वेंशन में तो ऐसा है। अब सुनने में तो बहुत एडवांस लगता है, लेकिन कंट्रोलर क्या देखेगा? कंट्रोलर चेक करेगा उसे, आपका जो ओरिजिनल फॉर्म 2 था उसमें चेक करेगा कि क्या ये बात आपने ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में की थी, जो आप बता रहे हो कि अवर सिस्टम परफॉर्म्स क्लस्टरिंग इन लेटेंट फीचर स्पेस, ये क्या ओरिजिनल में है? वो ढूंढेगा उसमें, और जब उसको नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि सेक्शन 59 का वायलेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, केमिकल फार्मा का केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक केमिकल कंपोजिशन फाइल किया, ओरिजिनल में आपने केवल जनरल कंपोजिशन दिया, और एफईआर में ऑब्जेक्शन आता है तो आप रिप्लाई में लिखते हो द कंपोजिशन वर्क बेस्ट इन पीएच रेंज 6.5 to 7.5, इसमें बेस्ट काम करता है। लेकिन आपने ये रेंज पहले तो डिस्क्लोज की नहीं थी, आपके मन में रह गई, और आपने अटॉर्नी को भी नहीं बताया जब आप ड्राफ्ट करवा रहे थे। तो ये न्यू लिमिटेशन है और सेक्शन 59 इसे अलाउ नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आपने एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फाइल किया, ओरिजिनल में आपने आर्किटेक्चर बता दिया, लेकिन आपने एल्गोरिथम या कंट्रोल लॉजिक डिटेल में नहीं बताया था। तो एफईआर में ऑब्जेक्शन आएगा तो आप रिप्लाई में लिखते हो द सिस्टम यूजेज एडेप्टिव फीडबैक कंट्रोल विथ थ्रेशोल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये टेक्निकल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर ये पहले डिस्क्लोज नहीं था तो ये भी एडेड मैटर माना जाएगा। एक मेडिकल डिवाइस का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइस फाइल की, ओरिजिनल में आपने बेसिक डिटेक्शन मेथड बताया और एफईआर में ऑब्जेक्शन आ गया, तो आप रिप्लाई में लिखते हो द डिवाइस यूजेज मल्टी स्टेज फिल्टरिंग टू इंप्रूव एक्यूरेसी। अब ये पहले तो स्पेसिफिकेशन में था नहीं, तो ये भी वायलेशन है। तो दोस्तों एप्लीकेंट एक कॉमन गलती क्या करता है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये मैं एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल गलती बताना चाह रहा हूँ कि अगर अक्सर एप्लीकेंट ये सोचता है कि मैंने इन्वेंशन बना ली और बाकी ड्राफ्टिंग
पेटेंट अटॉर्नी कर ही लेगा। लेकिन सच ये है कि पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी वही लिख सकता है जो आप उसे बताते हो। अगर आपने वेरिएंट्स नहीं बताए, अल्टरनेट एम्बॉडीमेंट्स नहीं बताए, क्या क्या बन सकता है उससे, एम्बॉडीमेंट अलग अलग रूप उसके, आप क्या सोचते हो, वो आप बताते ही नहीं हो। और वर्किंग डिटेल्स नहीं बताए तो वो स्पेसिफिकेशन में आएंगे ही नहीं। और फिर क्या होगा, जब एफईआर आएगा तब क्या होगा, वही मिसिंग पॉइंट्स वापस सामने आएंगे और आप सोचोगे अरे ये तो ऑब्वियस था, ये तो हम बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि एफईआर अप्लाई भी एग्ज़ाम होता है। एफईआर में जो आप उत्तर लिखते हो उसका भी एग्ज़ाम होता है। और अगर आप एक फॉर्म 13 होता है, अगर वो नहीं भरते, उसकी फीस 800 रुपये होती है नेचुरल एप्लीकेंट्स के लिए, तो कंट्रोलर चेक भी नहीं करता। और वापस जब आपकी हियरिंग होती है तो कहता है कि आपके जवाब को, जो आपका पहला था उसी को मैंने माना क्योंकि आपने फॉर्म 13 नहीं भरा। तो वहाँ पे आप ठगे से रह जाते हो कि अब जो हमने लिखा है वो तो इसने पढ़ा ही नहीं, या वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं। अब वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो एक अलग बात है। तो कंट्रोलर ये चेक करते हैं कि क्या ये बात ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में थी या क्या ये अमेंडमेंट अलाउड है। तो एक कठोर सच्चाई है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक पेटेंट अटॉर्नी का दुख आप समझ लीजिए कि पेटेंट लॉ इमेजिनेशन को नहीं, डिस्क्लोजर को प्रोटेक्ट करता है। और जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया वो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों अब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां थ्योरी पूरी तरह से प्रैक्टिस में बदल जाती है, और यही सेक्शन 59 अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। फॉर्म 13 जब आप पढ़ते हो आपको लगता है कि क्लेम्स को मॉडिफाई करना है, स्पेसिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन देना है और एफईआर की ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना है। तो आप एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हो। फॉर्म 13 जब आप फाइल करते हो तो ये एक रिक्वेस्ट होती है, ये कोई राइट नहीं है कि अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। जब आप फॉर्म 13 फाइल करते हो तो कंट्रोलर क्या करता है, वो अमेंडमेंट को फिर से एग्जामिन करवाता है। यानी आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, अब आपका अमेंडमेंट भी सेपरेटली एग्जामिन होगा, ये लिखा हुआ है एक्ट में। और यहाँ पर सबसे बड़ा टेस्ट होता है सेक्शन 59 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। कंट्रोलर देखता है, 3 बातें देखता है कंट्रोलर कि अमेंडमेंट केवल क्लैरिफिकेशन है, क्या अमेंडमेंट ओरिजिनल डिस्क्लोजर के अंदर है, क्या अमेंडमेंट से स्कोप एक्सपेंड तो नहीं हो रहा। अगर इनका किसी का भी जवाब नहीं है तो ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। अब एक एफईआर के बाद में कई बार एक एसईआर भी आती है, सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो उसमें लैंग्वेज बड़ी खतरनाक होती है। एक मैं आपको केस बता रहा हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल सकती है। इसका ऑब्जेक्शन में लंबी ऑब्जेक्शन है, एक पहला हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। पहले हिस्से में लिखा है कि द अमेंडेड क्लेम्स फाइल्ड आर हेयरबाई ऑब्जेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स that they define a scope of protection that is not fairly based on the disclosure of the original complete specification, thereby violating section 10 subclause 4C of Patent Act 1970। इसका मतलब क्या है, कंट्रोलर कह रहे हैं कि आपकी अमेंडेड क्लेम्स का स्कोप ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन पर फेयरली बेस्ड ही नहीं है। यानी आपने जो क्लेम आप बनाए हैं वो पहले के डिस्क्लोजर से सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। जो आपने पहले डिस्क्लोजर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा था फॉर्म 2 में, उसमें या एब्स्ट्रैक्ट में कहीं भी सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपका सेक्शन 10 सब क्लॉज 4C तो वायलेट हुआ ही, और इनडायरेक्टली सेक्शन 59 भी वायलेट हो गया। अब इसी में ऑब्जेक्शन में एक हिस्सा और देखिए, वो आगे लिखते हैं कंट्रोलर कि फर्दर मोर दीज अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर। भाई नया मामला डाल दिया आपने इसमें, एंड स्पेसिफिक ऑपरेशनल लिमिटेशंस दैट वर नॉट डिस्क्लोज इन सब्सटेंस इन द ओरिजिनल। आपने कुछ ऐसी लिमिटेशन बता दी, जैसे वो पीएच का एग्जांपल मैंने दिया था, वो रेंज आपने लिख दी इसमें। इट कंस्टिट्यूट्स ए वायलेशन ऑफ सेक्शन 59। तो सीधा आरोप है, कंट्रोलर साहब कह रहे हैं कि आपने न्यू टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर इसमें जोड़ दिया है, और आप नई ऑपरेशन लिमिटेशन जोड़ के जो आप पहले से डिस्क्लोज नहीं थी, इसलिए सेक्शन 59 का वायलेशन है। अब इसमें एक ऑब्जेक्शन और, जैसे कंट्रोलर ने लिखा अमेंडेड क्लेम 1 एड्स द ट्रैजेक्टरी क्लस्टरिंग अकर्स इन लेटेंट फीचर स्पेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल जोनिंग। कंट्रोलर क्या कह रहे हैं, आपने अमेंडमेंट में कहा कि क्लस्टरिंग लेटेंट फीचर स्पेस में हो रही है, लेकिन ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन क्या कहता है, उसमें लिखा हुआ है एग्रीगेटिंग मल्टीपल पिलर्स इनटू रीजन्स। यानी ओरिजिनल अप्रोच तो आपका क्या था कि फिजिकल स्पेशल ग्रुपिंग थी जो आपने लिखी थी, और अमेंडेड अप्रोच में आपने क्या लिखा कि एब्स्ट्रैक्ट एमएल बेस्ड लेटेंट स्पेस। तो कंट्रोलर ने क्या कंक्लूड किया कि ये पूरी तरह से नया कंसेप्ट है,
इसलिए ये पोस्ट फाइलिंग इंट्रोडक्शन है, जो बाद में आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, और ये सेक्शन 59 का वायलेशन है। अब हियरिंग स्टेज पे देखते हैं कि जब हियरिंग चलती है तो बहुत पेनफुल होता है। कंट्रोलर के आगे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए हो, और जब आप हियरिंग में जाते हो तो अक्सर कंट्रोलर आपसे सीधा सवाल पूछता है कि यह बात आपने ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में क्यों नहीं लिखी। अब यहाँ जनरली दो ही जवाब होते हैं कि सर ये तो ऑब्वियस था, या आप कहते हो कि सर यह इम्प्लिसिट था। लेकिन कंट्रोलर का जवाब क्या होता है? इफ़ इट इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इट डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार कंट्रोलर ये भी कहते हैं कि आपकी बात टेक्निकली वैलिड हो सकती है, लेकिन आपने इसे फाइलिंग के समय डिस्क्लोज ही नहीं किया, और अब इसे जोड़ने से इन्वेंशन का स्कोप बढ़ रहा है। तो यहीं पर एप्लीकेंट को समझ में आ जाता है कि वह जो पॉइंट उसके पास था वही अब उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, देयर इज़ नो वे बैक। इस स्टेज पर एप्लीकेंट के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। तो वो नया फीचर ऐड नहीं कर सकता और वो क्लेम एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो उसे क्या करना पड़ता है? अपने इन्वेंशन को ओरिजिनल डिस्क्लोजर के अंदर ही सीमित करना पड़ता है, और कई बार इसी कारण पेटेंट बहुत नैरो हो जाता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो 59 है इसके सब क्लॉज 1 को गहराई से समझा, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और FER के बारे में फॉर्म 13 और SCR के ऑब्जेक्शन और हियरिंग की वास्तविक स्थिति को भी आपके सामने रखा। अब हम बाकी के दो भाग, सब क्लॉज 2 एंड 3, इनको समझते हैं, जो अक्सर कम चर्चा में आते हैं, लेकिन इक्वली दीज आर इंपॉर्टेंट। और मुझे तो पूरा सेक्शन 59 कवर करना ही है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ये आपको पेटेंट एक्ट 1970 की प्रत्येक धारा को बहुत विस्तार से अलग अलग लेक्चर में कवर करने का मेरा अथक प्रयास है। 59 सब क्लॉज 2, धारा 59 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी कोई अमेंडमेंट अलाउ किया जाता है, चाहे वो कंट्रोलर के द्वारा हो या हाई कोर्ट के द्वारा हो, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, कानून कहता है कि जो अमेंडमेंट अलाउ किया गया है वह स्पेसिफिकेशन का हिस्सा मान लिया जाएगा, यानी अमेंडेड स्पेसिफिकेशन ही फाइनल स्पेसिफिकेशन मानी जाएगी और वही एनफोर्सेबल होगी। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि अमेंडमेंट केवल साइड नोट नहीं है, बल्कि वह लीगली इंटीग्रेट हो जाता है। सब क्लॉज बी, धारा कहती है कि अमेंडमेंट की जानकारी जल्द से जल्द पब्लिश की जाएगी, तो जर्नल में पब्लिश की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पब्लिक को जानकारी मिल जाए कि पेटेंट का स्कोप बदल गया है, क्योंकि पेटेंट तो दोस्तों एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये सब क्लॉज सी देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोटेक्शन दी गई है कि अमेंडमेंट करने के अधिकार को केवल फ्रॉड के आधार पर ही चैलेंज किया जा सकता है, यानी अगर अमेंडमेंट जेन्युइन है तो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर वो फ्रॉड है तो चैलेंज हो सकता है। अब सब क्लॉज 3 पर आते हैं। तो 59 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जब अमेंडेड स्पेसिफिकेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा तो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को भी रेफरेंस के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट या कंट्रोलर ये देख सकता है कि पहले क्या डिस्क्लोज था और बाद में क्या चेंज हुआ, यानी ओरिजिनल डिस्क्लोजर हमेशा रिलीवेंट बना रहता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल सजेशंस देना चाहता हूं, क्योंकि आपके पूरे पेटेंट की जर्नी में ये काम आने वाले हैं। दोस्तों, पहली स्ट्रेटेजी, डिस्क्लोज मोर नॉट लेस। हमेशा ध्यान रखें, पेटेंट ड्राफ्टिंग में कम लिखना स्मार्टनेस नहीं होती, बल्कि जितना पॉसिबल हो उतना डिस्क्लोज करो, यही सबसे सेफ स्ट्रेटजी होती है। उसमें क्या क्या इंक्लूड करो? मल्टीपल एम्बॉडीमेंट्स डालो, अल्टरनेटिव्स डालो, वेरिएशंस डालो, टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस दो। एप्लीकेंट की एक जिम्मेदारी होती है, उसको ये समझना होगा कि पेटेंट एजेंट माइंड रीडर नहीं होता। दोस्तों, पेटेंट एजेंट आपका सिर्फ सलाहकार नहीं होता, वो ड्राफ्टिंग भी करता है, पूरे पूरे दिन उसके बारे में सोचता है। अगर उस दिन नहीं होता तो अगले दिन जल्दी उठ के उस काम को सोचता है, आपसे डिस्कस करता है। लेकिन कई बार आप व्यस्त होते हो, आपको ये लगता है कि एक ट्रिगर दबाया, वहीं से सोचना शुरू हो गया, वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ऐसा लग सकता है, अनुभवहीनता के कारण लग सकता है। लेकिन अगर आप डिटेल्स नहीं दोगे, वेरिएशंस नहीं बताओगे, तो वो ड्राफ्टिंग में नहीं आएंगे। तीसरी स्ट्रेटजी, FER के समय डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए। FER रिप्लाई लिखते समय हर सेंटेंस लिखने से पहले खुद से पूछें कि क्या ये बात ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में थी। अगर जवाब आपके अंदर से आता है कि नहीं थी, तो वो बात लिखना डेंजरस होता है। एक और स्ट्रेटजी है कि क्लेम को नैरो करो, एक्सपेंड मत करो। हमेशा याद रखें कि नैरो करना अलाउड है, एक्सपेंड करना प्रोहिबिटेड है। आपको एक बहुत ही सीधी और कठोर बात बताना चाहूँगा कि पेटेंट लॉ में इन्वेंशन उतनी ही होती है जितनी आपने ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में डिस्क्लोज की थी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आपके दिमाग में जो भी है या जो आप बाद में समझाते हो उसका कोई महत्व नहीं है जब तक वह स्पेसिफिकेशन में लिखा ना हो।
तो पूरे सेक्शन 59 को अगर एक लाइन में दोस्तों हम समराइज करें तो वो ये होगा कि पेटेंट ड्राफ्टिंग के समय जो गलती आप करते हो उसे आप अमेंडमेंट करके सुधार नहीं सकते। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि सेक्शन 59 अमेंडमेंट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है, नए मैटर को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, एफईआर और हियरिंग में सबसे बड़ा इशू बनता है और ड्राफ्टिंग स्टेज सबसे क्रिटिकल होती है और डिस्क्लोजर ही पेटेंट की असली ताकत होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि अगला लेक्चर आप किस सेक्शन पर चाहते हैं। मैं उसे भी उसी तरह प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।